हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी वफा। अब हम करेंगे का 45वां भाग। इस तरह से फोन को क्या देख रहा है? इस फोन में तेरी जान ही नहीं प्रकट होने वाली। गाड़ी में बैठे हुए रणविजय को अपने हाथों में लिए हुए फोन को एकटक निहारते हुए देखकर आदित्य ने कहा। उसकी बात सुनकर रणविजय मुस्कुरा दिया, पर उसकी दिलकश आवाज तो इसी फोन से सुनाई पड़ने वाली है ना। रणविजय ने अपने फोन की स्क्रीन आदित्य के आंखों के सामने कर दी। वॉलपेपर पर ईशानी और रणविजय की हंसती मुस्कुराती हुई एक क्लोजअप फोटो लगी हुई थी। क्या बात है, ईशानी की तस्वीर। आदित्य मुस्कुराया। ये चुड़ैल कहाँ रह गई? कहीं अपनी बातों से उसके घर वालों का खून तो नहीं पी रही? आदित्य ने अपने फोन पर टाइम देखते हुए कहा। बात तो सही है तेरी, कुछ समझ में नहीं आता इन लड़कियों का। जहाँ बोलना होता है वहाँ चुप रहती है, और जहाँ चुप रहना होता है वहाँ अपनी चटपट चालू किए रहती हैं। 10 मिनट हो गए इस डायन के यहाँ से गए हुए। पक्का बातों में बैठ गई होगी और फोन करना भी भूल चुकी होगी। रणविजय ने भी जलते हुए कहा। ऐसा करता हूँ, इसी को फोन लगाकर पूछता हूँ, वरना यह अपनी बातों में तो यहीं पर रात कर देगी। रणविजय ने कॉल लिस्ट निकालते हुए कहा। तो फिर सोच क्या रहा है? जल्दी से लगा ले, वरना उस चुड़ैल को याद भी नहीं होगा कि वह दो भले मानुष को यहाँ गाड़ी में बंद करके अकेले शिकार करने जंगल में गई है। आदित्य ने गाड़ी में चल रहा म्यूजिक सिस्टम ऑफ कर दिया। रणविजय अभी नव्या को फोन लगा ही रहा था कि नव्या तब तक ले आकर पीछे का दरवाजा खोलकर सीट पर बैठ चुकी थी। इतनी जल्दी वापस क्यों चली आई? कहीं तेरी चुड़ैल जैसी शक्ल देखकर ईशानी के घरवालों ने डर कर दरवाजे पर से ही तो भगा नहीं दिया तुझे? आदित्य ने से पूछा। नव्या के चेहरे की हवाएं उड़ी हुई थी। उसका गोरा रंग धूप में पड़ने के कारण बिल्कुल लाल हो गया था, लेकिन चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वह बहुत घबराई हुई है। तू चुप कर, क्या बात है नवू, तू इतनी परेशान क्यों है? रणविजय ने आदित्य को चुप कराते हुए नव्या से पूछा। नव्या की सांसें उखड़ी हुई थी। उसने जैसे ही यह समाचार सुना था, उल्टे पैर दौड़ती भागती हुई गाड़ी तक आई थी। पानी पानी, नव्या ने तेजी से कहा। है, क्या बात है? आज ये चुड़ैल खून की जगह पानी क्यों मांग रही है? आदित्य को आश्चर्य हुआ। रणविजय ने उसकी तरफ पानी की बोतल बढ़ा दी। पी ले चुड़ैल, हम भले मानुष पानी ही पीते हैं। नव्या को पानी की बोतल की तरफ देखते हुए आदित्य ने ताना कसा। नव्या ने एक घूरती हुई नजर आदित्य पर डाली और एक ही सांस में पूरा बोतल खाली कर गई। ओ मोरी मैया, यह पानी है, किसी का खून नहीं। रहम कर दे इस पर, वरना ये तुझ पर हम नहीं करने वाला। आदित्य ने नव्या के हाथ से बोतल लेनी चाहिए। आराम से नव्या। इतनी तेजी से नव्या को पानी पीता हुआ देखकर रणविजय ने गुस्से में आदित्य को आंख तेरी और नव्या से बोला। पानी पीने के बाद नव्या कुछ रिलैक्स हो गई थी। अब आराम से बता, बात क्या है? रणविजय ने नव्या से पूछा। सिटी हॉस्पिटल चल, नव्या ने अपना सीना सहलाते हुए कहा। तेजी से पानी पीने के कारण उसके सीने में दर्द होने लगा था। कहा था तुझे आराम से पानी पी, लेकिन तू सुनती कहाँ किसी की है? किसी का खून हो या पानी, एक बार जहाँ मुंह लगा देती है पूरा निचोड़कर ही दम लेती है। अब सिटी हॉस्पिटल क्यों ले जा रही है हमें? सीधे सीधे मुर्दा घर पहुंचा दे। नव्या की बात सुनकर आदित्य में जलकर कहा। चुप कर, जब बोलेगा तो उल्टा ही बोलेगा। नव्या ने डांटा। और नहीं तो क्या, तू यहाँ देख रही है कि अपना भाई ईशानी की खबर सुनने के लिए पहले ही अधमरा हुआ पड़ा है, और तू ऊपर से नखरे कर रही है। मेरी नहीं तो कम से कम इसकी हालत पर तरस खा ले। अगर तूने ईशानी का पता बताने में थोड़ा भी और देर किया ना, तो ये पक्का मोर्चरी पहुंच जाएगा।
आदित्य ने रणविजय की हालत पर मजे लेते हुए कहा, जो कि आंख मुंह खोले हुए नव्या के बोलने का इंतजार कर रहा था। भाई तू पहले गाड़ी स्टार्ट करके सिटी हॉस्पिटल चल, मैं बताती हूँ, नव्या ने रणविजय से कहा। रणविजय ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। सब ठीक तो है ना नव्या? कहीं ईशानी की तबीयत कुछ ज्यादा तो नहीं बिगड़ गई? सिटी हॉस्पिटल का नाम सुनते ही रणविजय परेशान हो उठा था। उसके दिमाग में डॉक्टर की रिपोर्ट से लेकर जल्दी मिलने वाली बात घूमने लगी थी। नहीं, रणविजय कुछ ठीक नहीं है। कल रात को ईशानी के चाचा जी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। पूरा परिवार कल रात से ही सिटी हॉस्पिटल में है। हमें उनके पास चलना चाहिए, नव्या ने कहा। पहली बार तूने कोई समझदारी की बात की है। आज लग रहा है कि तू मेरी बहन है। आदित्य ने नव्या की पीठ थपथपाई। आदित्य भाई सुधर जाओ, वरना बिना मतलब का गाड़ी में फिर से पिट जाओगे। कम से कम सिचुएशन का ध्यान रखा करो, नव्या ने गुस्से में आदित्य को चेताते हुए कहा। बात की गंभीरता समझते हुए आदित्य चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया। रणविजय ने अपनी गाड़ी सिटी हॉस्पिटल की तरफ ले ली, पर अचानक से एक्सीडेंट कहाँ पर और कब हुआ? रणविजय ने गाड़ी चलाते हुए नव्या से पूछा। यही मेन सड़क पर ही, कल रात को 10 बजे। वह तो मौके पर गश्ती कर रही पुलिस ने देख लिया, वरना उनका बचना भी मुश्किल होता। एक्सीडेंट करने वाली गाड़ी ने तो पीछे मुड़कर देखना भी जरूरी नहीं समझा। मानवता तो बिल्कुल इन लोगों की मर चुकी है, नव्या ने कहा। वहाँ उन लोगों के साथ और कोई भी है हॉस्पिटल में? रणविजय ने पूछा। उसे ईशानी और उसके परिवार की चिंता हो रही थी। हाँ, ईशानी के परिवार के पूरे मोहल्ले के साथ अच्छे संबंध है, इसलिए अधिकतर लोग कल रात से ही उनके साथ है और सुनने में आया है कि उनका कोई बेटा भी है जो बाहर रहता है, वह भी आ चुका है। कृष्णा, नव्या ने बताया। ईशानी को एक बार भी मुझे फोन करना चाहिए था, मैं उसी वक्त आ जाता। रणविजय सोचकर ही परेशान हो रहा था। तू फोन की बात कर रहा है, उसे होश कहाँ होगा? उसकी कंडीशन को भी समझ। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वह कैसे हिम्मत करके आज एग्जाम देने गई थी, आदित्य ने कहा। नव्या ने भी आदित्य की हाँ में हाँ मिलाई। इधर जैसे ही रणविजय की गाड़ी सिटी हॉस्पिटल के गेट के पास पहुंची, ठीक उसी समय ईशानी का पूरा परिवार एम्बुलेंस में नवीन जी को की लाश को लेकर सिटी हॉस्पिटल से बाहर निकला। तारांकन 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 तारांकन। रुक, मैं भी साथ में चलता हूँ। रणविजय को तेजी से गाड़ी से उतरते हुए देखकर आदित्य ने कहा। आदित्य की बात सुनकर रणविजय नव्या की तरफ देखा। पर ये यही गाड़ी में रहेगी, आदित्य ने कहा। ठीक है, तुम दोनों जल्दी से जाओ और कोई बात होगी तो मुझे बुला लेना, नव्या ने कहा। आदित्य को बड़ी हैरानी हुई। पहली बार नव्या ने उसकी बात एक बार में मान ली थी, लेकिन ये हॉस्पिटल था, इसलिए इस बात को सोचकर भी वह चुप ही रहा। ठीक है, तो तू यही गाड़ी में चुपचाप बैठी रहेगी। सारे खिड़की दरवाजे अंदर से लॉक कर ले और कोई बदमाशी मत करना, रणविजय ने नव्या को समझाते हुए कहा। जी बड़े भैया, जैसा आपका आदेश, नव्या ने शरारत से कहा। रणविजय ने नव्या के हाथ में गाड़ी की चाबी पकड़ाई। नव्या ने रणविजय के हाथ पर हाथ रख दिया। रणविजय ने नव्या की तरफ देखा। घबराओ मत भाई, सब ठीक होगा। तुम इस तरह से टूट जाओगे तो ईशानी को कौन संभालेगा, नव्या ने कहा। रणविजय ने नव्या को अपने से हटा लिया। मेरी छोटी सी गुड़िया बहुत बड़ी हो गई है, ऐसा तुमको लगता है? मुझे तो लगता है कि तुम रानावत अंकल की तरह होते जा रहे हो, किसी भी चीज को लेकर बिल्कुल पजेसिव, नव्या मुस्कुराते हुए बोली। अब जल्दी जाओ, देखो उधर, मैं यहाँ ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करना। मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं तुम लोगों कॉल कर लूँगी,
नव्या ने कहा। रणविजय ने हमें सिर हिला दिया। फिर ये दोनों दौड़ते भागते रिसेप्शन पर पहुंचे। नवीन भारद्वाज, रणविजय ने रिसेप्शन पर पूछा। सॉरी सर, वह तो चले गए, रिसेप्शनिस्ट ने बताया। कहाँ? थोड़ी देर पहले उनकी डेथ हो गई थी। परिवार वाले पोस्टमार्टम करने से मना करते हुए लाश को लेकर तुरंत निकल गए हैं। व्हाट? रणविजय की आंखों के आगे तो लगभग अंधेरा सा छाने लगा था। आदित्य ने उसे संभाला और पास लगी हुई बेंच पर बिठाया। रिलैक्स रणविजय, रिलैक्स। इस तरह से परेशान होने से कुछ नहीं होगा। अब तो जो होना था तो हो चुका है। ... अब आगे सोच, हमें क्या करना है? मुझे ईशानी के पास जाना है। वह बहुत परेशान होगी। रणविजय ने आदित्य का हाथ पकड़ लिया। ये सही नहीं होगा रणविजय। क्या ऐसे में ईशानी के घर जाना ठीक होगा? वैसे भी उसके घर में हमें कोई नहीं पहचानता, आदित्य ने रणविजय से कहा। अभी आदित्य की किसी बात का रणविजय कोई जवाब देता, उसके पहले ही उसे डॉक्टर सुरभि की आवाज सुनाई पड़ी, जिन्होंने कल ईशानी के सैंपल लिए थे। हेलो मिस्टर रानावत, मैं सुबह से आपका इंतजार कर रही थी, पर आप इतना लेट। अब तो मैं आपके घर ही जाने वाली थी। और आपकी वाइफ कहाँ है? उन्होंने रणविजय से पूछा। डॉक्टर सुरभि की बात सुनकर आदित्य हैरान हो गया। वही रणविजय ने अपने आप को संभालते हुए कहा, वह घर पर कुछ इमरजेंसी हो चुकी है, इस कारण वो नहीं आ सकी। आप प्लीज मुझे बता दें। ठीक है, जैसा आप चाहें। उन्होंने रणविजय को अपने केबिन में आने का इशारा किया। रणविजय के पीछे पीछे आदित्य भी डॉक्टर के केबिन में चला गया। कांग्रेचुलेशन मिस्टर रानावत, योर वाइफ इज प्रेग्नेंट, डॉक्टर ने ईशानी की रिपोर्ट रणविजय के आगे बढ़ाते हुए कहा। कल से ही रणविजय को इस बात का कुछ अंदेशा था कि डॉक्टर की रिपोर्ट में ऐसा कुछ हो सकता है, और इस चीज को लेकर वह खुश भी था। पर अभी जो तुरंत नवीन जी की डेथ हुई थी, इस कारण इतनी बड़ी खुशी के कन्फर्म हो जाने के बाद भी उसके चेहरे पर फिलहाल कोई भाव नहीं थे। वह गहरी सोच में डूबा हुआ था कि अब आगे उसे कैसे सब कुछ हैंडल करना है, कैसे ईशानी को समझाना है और कैसे अपने परिवार को इस शादी के लिए रेडी करना है। वही आदित्य तो बिल्कुल शॉक्ड हो गया था। क्या कह रही हैं आप? होश में तो है? अभी तो इसकी शादी ही नहीं हुई और आप इसकी वाइफ के बारे में बोल रही हैं और यह भी कह रही हैं कि सी इज प्रेग्नेंट। हाउ इट इज पॉसिबल? आदित्य अपने चेयर से उठकर खड़ा हो गया था। आदित्य की बात सुनकर डॉक्टर भी एक पल के लिए चौंक सी गई। वह अभी कुछ बोलती, उससे पहले ही रणविजय ने आदित्य का हाथ पकड़कर उसे वापस चेयर पर बिठा दिया। वह सही बोल रही हैं, वह ईशानी के बारे में बात कर रही हैं। रणविजय ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए आदित्य से कहा। क्या? आदित्य के ऊपर तो जैसे हैरतों के पहाड़ टूट रहे थे। पर कैसे पॉसिबल हो सकता है? और तू ये बात जानता है? क्या ईशानी इस बात को जानती है? आदित्य ने एक के साथ में कई सवाल पूछने शुरू कर दिए। रणविजय ने उसका हाथ पकड़कर आंखों के इशारे से उसे चुप रहने के लिए कहा और फिर डॉक्टर से कहा, डॉक्टर आप बताइए, सब कुछ नॉर्मल है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? रणविजय ने पूछा। अभी तो मुश्किल से प्रेगनेंसी के 6 सप्ताह ही हो रहे हैं, पर कॉम्प्लिकेशंस कुछ ज़्यादा बढ़ गई हैं। आपकी वाइफ बहुत कमज़ोर है, इनफैक्ट उनके शरीर में खून की मात्रा बहुत कम है। जनरल हीमोग्लोबिन 10 होनी चाहिए, पर उनकी केवल 7 है, डॉक्टर ने रिपोर्ट आगे करते हुए कहा। जहां हीमोग्लोबिन पर उसने लाल निशान लगाया था। रिपोर्ट देखकर रणविजय सोच में पड़ गया। ज़्यादा चिंता मत कीजिए, मैंने दवायां लिख दी हैं। उनके खाने पीने और आराम का ज़्यादा ध्यान रखें, वरना आगे चलकर ज़्यादा मुश्किलें और बढ़ जाएंगी, डॉक्टर ने कहा। रणविजय ने हमें सिर हिला दिया। और कोई प्रॉब्लम? रणविजय ने पूछा। नहीं, बस 15 दिन के बाद नेक्स्ट चेकअप के लिए लेते आइएगा।
डॉक्टर ने पर्ची रणविजय की तरफ बढ़ाते हुए कहा। रणविजय ने डॉक्टर के हाथों से प्रिस्क्रिप्शन ले लिया और आदित्य को बाहर चलने का इशारा किया, जबकि आदित्य वही चेयर पर बैठा हुआ अपने सर को मसल रहा था। बात छोटी सी नहीं थी। अभी तक तो इन दोनों की शादी को लेकर ही पेरेंट्स तैयार नहीं थे और अब ये दोनों खुद पेरेंट्स बनने वाले थे। आदित्य का सोचते सोचते सर दुख रहा था। क्या हुआ, चलना नहीं है क्या? रणविजय ने आदित्य से पूछा। आदित्य ने हाँ में सिर हिला दिया। थैंक यू डॉक्टर, आदित्य और रणविजय दोनों के मुंह से एक साथ निकला। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा पड़े। डॉक्टर भी मुस्कुरा दी, पर यह मुस्कुराहट इन लोगों के होठों पर कितने देर तक टिकने वाली थी, ये तो आने वाला वक्त ही बताता। लेकिन मेरी पूरी मेहनत तो आप ही सब बता सकते हैं, वह भी अपनी खूबसूरत समीक्षा कमेंट बॉक्स में देखकर। आने वाला समय रणविजय और इसने के लिए कैसा होगा ये तो आने वाले एपिसोड ही बताएंगे, पर आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।